नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो बाजारों से संकेत कोई बहुत अच्छे तो नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी ने सुस्त शुरुआत की है, 17-16 अंक नीचे, 17,775 के करीब हम इसमें ओपनिंग होते हुए देख रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी हमने कुछ सुस्त ही शुरुआत बनते हुए देखी है। डाउ फ्यूचर्स 114 अंक नीचे है, तो तकरीबन आधे % की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस समय दिखा रहा है। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो वहां से भी कोई बहुत ज्यादा प्रबल संकेत मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। जापान का बाजार निके इस समय 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के फ्रंट पर देखा जाए तो कुछ अच्छी खबर ऑफ कोर्स है, क्योंकि ऊपरी स्तर से आज सुबह सुबह हमने इसे टूटते हुए देखा है। तो इन सबों के बीच में हमारे मार्केट्स के लिए क्या क्या संकेत आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर किस तरह की अपडेट है, इसकी पूरी डिटेल लेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध 33वें दिन ऑफिशियली चला गया है, लेकिन लग रहा है कि अब युद्ध खत्म करने को लेकर एक बात होती हुई दिख रही है। कितना दम है इसमें, क्या अपडेट है? पहले भी बात होती हुई दिखी है और वहां से कुछ निकल कर नहीं आया है। देखते हैं इस बार क्या निकल कर आएगा। आशा तो हर बार रहती है कि जब भी ये बातचीत हो शांति प्रस्ताव की तरफ कुछ कदम उठे। पिछली बार 15 पॉइंट प्लान भी डिस्कस हुआ था, वहां से वैसे तो कुछ निकला नहीं, कुछ डेवलपमेंट्स भी नहीं हुए। देखते हैं इस बार क्या होगा इस बातचीत का। बट ओवर द वीकेंड कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। यूजुअली अब हम रशिया यूक्रेन अपडेट इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। बट पिछले 2 दिनों में कई सारे अपडेट्स हुए। एक तो जो बाइडेन साहब नेटो की बैठक के लिए ब्रसल्स गए और ब्रसल्स के बाद फिर वो पोलैंड गए। सैन्य अधिकारी थे, नेताओं के साथ उन्होंने बात करी, बाकी देशों के जो लीडर्स थे वहां से भी बातचीत हुई। कुछ नया निकल कर नहीं आया, बट काफी सारी चीजें उन्होंने कहा। एक तो यूक्रेन के लिए और मदद बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि सारे पश्चिमी देश तैयार हैं, तो मदद तो यूक्रेन को मिलती रहेगी, बट डायरेक्टली इनमें से कोई भी देश या नेटो इन्वॉल्व नहीं होगा। यूक्रेन को फाइटर जेट्स चाहिए जो इनसे नहीं मिलने वाले हैं, नो फ्लाई जोन की मांगे, वो सब नहीं होने वाला है। तो कुछ नया वहां से नहीं आया, पर उन्होंने ये कहा कि पुतिन जिस तरह से अब पावर में है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा बयान था। हालांकि वो पावर से कैसे निकालेंगे पुतिन को वो किसी को नहीं मालूम, बट ये उन्होंने जरूर कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया अगर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अब क्या आगे का ये इन्वॉल्वमेंट हिंट कर रहे हैं? फिलहाल तो ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि क्लियरली यूएस ने कहा है, यूरोप ने कहा है, नेटो ने कहा है कि वो इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ यूक्रेन की सहायता करते रहेंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। दूसरा बड़ा अपडेट जो हुआ इस विजिट की वजह से, यूरोपियन यूनियन और यूएस ने गैस सप्लाई के लिए करार कर दिया है, ताकि आगे जाकर जो रशियन डिपेंडेंस है यूरोप की गैस सप्लाई को लेकर वो खत्म कर दी जाए। तो वहां से भी आपने जो अपडेट देखा वो काफी इंपॉर्टेंट है। जेलेंस्की साहब लगातार कह ही रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने फिर से कहा है बातचीत और न्यूट्रल स्टेटस दोनों के लिए यूक्रेन इस समय तैयार है। तो देखना पड़ेगा कि ये जो बातचीत होती है वहां पर कुछ डेवलपमेंट्स होंगे कि नहीं। पर एक बात है, टैक्टिकली इस युद्ध में अब काफी सारी चीजें बदलती हुई दिखी हैं। यूक्रेन की सेना अब फाइट बैक मोर इफेक्टिवली कर रही है। तो ओवर द वीकेंड हमने देखा कि कीव और कई और शहरों से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पीछे किया। काफी सारे जो उन्होंने पोस्ट ग्रैब कर लिए थे ये वापस यूक्रेन के कंट्रोल में आ गए हैं। दूसरा, रशिया ने पब्लिकली एडमिट किया है कि अब जो यूक्रेन में उनकी वॉर स्ट्रैटेजी थी उसको रशिया ने बदल दिया है। वो कह रहे हैं कि जो हमारा पहला फेज था वो पूरा हो गया है, जो हम पहले फेज में अचीव करना चाहते थे वो पूरा हो गया है। अब हम जो डॉनबास एरिया है जो ऑलरेडी रशिया ने कंट्रोल कर लिया था उसी पर अपना फोकस बनाए रखेंगे। तो क्या ये रूस मान रहा है कि जो वो चाहते थे करना वो हुआ नहीं है, जिस तरह से कब्जा वो करना चाहते थे पहले कुछ हफ्तों में वो नहीं हुआ, और इसलिए जो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वहीं पर ये बने रहेंगे, या फिर एक नई तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है? ये हमें देखना जरूरी है। बट ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और शायद इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बातचीत में अब थोड़ी इक्वल फुटिंग पर यूक्रेन और रशिया की बात होगी। तो अच्छा ही डेवलपमेंट है, देखते हैं यहां से क्या निकल कर आता है। बट काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं इस युद्ध को लेकर पिछले 2-3 दिनों में। चलिए, ये तो रहे ग्लोबल अपडेट्स, लेकिन एक्शन कम नहीं है इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में। दीपांशु, ये जरा बताइए कि अब यहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं एशियन मार्केट्स कमजोर खुले हैं, डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स ठीक ठाक नहीं है, एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट कमजोर है, लेकिन एक अच्छी बात यहां पर हुई है कि कच्चा तेल खुला है बिल्कुल 3.5% नीचे। तो बताइए कैसा रहा पिछला हफ्ता, आज कैसे संकेत?
चीन में नया लॉकडाउन लग रहा है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम गिरते हुए दिख रहे हैं। तो शंघाई में आंशिक तौर पर या चरणबंद लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी अब इस हफ्ते बंद रहेगा और फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी अगले हफ्ते बंद रहेगा। तो आने वाले 9 दिनों में टेस्टिंग वो बढ़ाने वाले हैं, इसलिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अब अगर आप शंघाई में लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका काफी बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है ये चीन की, वहां से फिर क्या निकल कर आएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बट डेफिनेटली इसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं, एक तो एशियन मार्केट की सुस्ती में, बट मोर इंपॉर्टेंटली कच्चे तेल में जो भारी गिरावट इस समय आती हुई दिख रही है। और जो चीन के कोरोना मामले हैं, वैसे अगर आप देखें तो दिन के 4,500 मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एट पीक हमने भारत में ही मुंबई में 20,000 मामले आते हुए देखे। पूरे चीन में अगर 4,500 मामले आ रहे हैं तो इतना बड़ा नहीं है, बट चीन के लिए ये सबसे ज्यादा मामले हैं महामारी के पहले हफ्ते से। तो इसलिए वहां पर ये लॉकडाउन लगा रहे हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कच्चा तेल 117 के नीचे ब्रेंट आया है, 110 के नीचे WTI आते हुए दिखा है। और ये अच्छा हुआ चीन के लॉकडाउन की खबर आ गई, वरना हम देख रहे थे कि कच्चा तेल 120 के ऊपर था, बिकॉज फ्राइडे को सऊदी अरेबिया में अरामको की फैसिलिटी पर अटैक हुए। जेड्डा उनका एक बड़ा शहर है, वहां पर मिसाइल अटैक हुए येमेन की तरफ से, जिसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया था। पर अब चीन के लॉकडाउन की वजह से वहां से दाम गिर रहे हैं। हालांकि नेचुरल गैस में भी एक बड़ा उछाल आया है, जहां पर अभी भी तेजी बनी हुई है। यूएस मार्केट्स की बात करें, फ्राइडे को उतार चढ़ाव के बीच मिलीजुली क्लोजिंग देखी, जहां पर डाउ 150 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, पर नैस्डैक पर हल्की गिरावट हमने देखी। हालांकि आखिरी घंटे में यूएस बाजारों में अच्छी रिकवरी जरूर आती हुई दिखी थी। इन्फ्लेशन की ही चिंता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार पर दबाव बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड अब 2.5% के करीब हमने पहुंचती हुई देख ली है, 3 साल की ऊंचाई पर है। और इसी साल अगर आप देखें तो साल की शुरुआत में ये बॉन्ड यील्ड 1.5% की थी, जो आज 2.5% है। तो पूरा 1% ये बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है, जो बहुत रेयर, जो कई सालों में आप मूवमेंट देखते हैं वो 3-4 महीनों में आपने बॉन्ड यील्ड में देख लिया है। तो उसकी चिंता बनी हुई है। हालांकि पिछला हफ्ता पॉजिटिव क्लोजिंग ही बाजार आपको देते हुए दिखे हैं अमेरिका के। इस हफ्ते की बात करें तो जीडीपी डेटा आएगा, जॉब्स डेटा आएगा और कंज्यूमर डेटा आएगा। अगेन इकोनॉमी को लेकर तो अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई है, बट ये जो इन्फ्लेशन की चिंता है ये बाजार पर थोड़ा दबाव बना रही है। ओके, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्लोबल अपडेट के साथ साथ बाजारों में क्या कुछ ट्रिगर्स रहेंगे उसकी पूरी डिटेल देने के लिए आगे बढ़े, इससे पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार को बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा। तो शुक्रवार को कैश स्पेस में एफआईएस की तरफ से 1500 करोड़ के पास की बिकवाली हमने देखी। वहीं डीआईआईज ने कुछ खरीदारी की है 1373 करोड़ के आसपास। और एफएनओ स्पेस में अगर देखा जाए तो यहां पर भी कुछ बिकवाली का ही आंकड़ा 1243 करोड़ के पास का निकल कर आया है। तो चलिए, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं जो थोड़ा सा कमजोरी की तरफ ही झुकते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे मार्केट में आपको सोमवार की सुबह क्या रणनीति अपनाकर चलनी, कैसे ट्रेड होगा, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट से इक्विटी स्पेस से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एक बार फिर युद्ध खत्म करने की तरफ बढ़ता हुआ रशिया यूक्रेन दिख रहा है। मार्केट सर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या लेवल्स होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, संकेत मिले जुले हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ कम अच्छे हैं। अच्छे संकेतों में ये कि अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच खरीद निशान में बंद हुए अमेरिकी बाजार शुक्रवार को थोड़ी सी उम्मीद से बेहतर तेजी रही है, स्पेशली डाउ में। इसके अलावा आप देखिए, कच्चा तेल थोड़ा गिर कर आया, 116-117 डॉलर की रेंज में, 120 डॉलर के नीचे, तो थोड़ा कंफर्ट रहता है। वो एक अच्छा ट्रिगर है। रशिया और यूक्रेन के बीच आज फिर से टर्की में बातचीत शुरू हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है। कुछ अच्छी चीजें हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का यूरोप दौरा पूरा हुआ, न कुछ अच्छा हुआ न कुछ खराब हुआ, और वो वापस चले गए, तो वो न्यूट्रल सा संकेत एक मानकर चल सकते हैं। अब भाई थोड़े कमजोर संकेतों के लिहाज से देखें तो एक एफआईएस की बिकवाली का दबाव है। आंकड़े छोटे हैं लेकिन बेच तो रहे हैं। 1500 करोड़ की शुक्रवार को बिकवाली की है कैश मार्केट में। दूसरा एक और चीज है कि ये महीने की एक्सपायरी है और इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता है, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कम है बाजार में, तो वॉल्यूम्स भी थोड़े से हल्के हैं। ये सारे संकेत जो मिले जुले हैं, इन सब के बीच में रेंज बाउंड ही रहेंगे बाजार। ऐसा लग रहा था कि शायद आज सोमवार के दिन बाजार किसी न किसी तरह से कोई संकेत लेकर रेंज के बाहर निकलने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा और इंतजार शायद करना पड़ सकता है। और ऐसे में निचले स्तरों पर जो सपोर्ट है वो है 16,975 से 17,075 की रेंज में। ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,300, 17,350 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह है।
जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, हम 35,400 के आसपास बंद हुए हैं। तुरंत जो सपोर्ट है वो 35,025 से लेकर 35,200 के रेंज में आता है। 35,000 के नीचे आने पर ही अब फ्रेश कमजोरी शुरू होगी। जब तक आप 35,000 के ऊपर है तब तक जितने कमजोर है उतने हैं, नई कमजोरी 35,000 के नीचे। ऊपर में 35,700 से लेकर 35,900 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। एक बार 36,000 को पार करेंगे तो थोड़ी बहुत फिर से खरीदारी आने के संकेत मिलेंगे। तो ब्रॉडली बैंक निफ्टी में भी साफ नजर आ रहा है 35,000 से 36,000 की रेंज में बैंक निफ्टी टाइम पास करेगा। निफ्टी का भी ये दिख रहा है 17,000 से 17,300 की रेंज में थोड़ा वक्त बिताएगा। तो कोई बहुत बड़ा मूव किसी एक तरफ आए इसकी संभावना आज कम दिख रही है। अगर कच्चा तेल कुछ कमाल कर जाए तो अलग बात है कि अगर गिर गिरा के अगर थोड़ा और नीचे आ जाए तब तो अलग बात है। अदरवाइज हम रेंज में ही फंसे रहेंगे और ऐसे में रेंज के निचले स्तरों पर आपको खरीदारी करनी है और ऊपरी स्तरों पर आने पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर प्रॉफिट बुकिंग या फिर बिकवानी। चलिए, धन्यवाद सर साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां कहां कैसे कमाई के मौके मिलेंगे। ऑफ कोर्स कच्चे तेल में गिरावट पर नजर तो रहेगी ही, लेकिन नजर डाल लीजिए निफ्टी में आज स्ट्रैटेजी लेवल रिपीट कर देते हैं 16,975 17,075 निफ्टी में वो सपोर्ट रेंज का काम करेगी। अपर साइड में 17,300 350 ये एक ऊपरी रेंज होगी। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें 35,025 35,200 ये आपके लिए एक सपोर्ट रेंज का आज दिन में काम करेगी, जबकि अपसाइड में 35,750 35,900 ये एक लेवल होगा। तो मोटे तौर पर यहां पर दायरे का कारोबार ही देखने को मिलेगा। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो क्या कुछ होगा ये हमने आपको बता दिया, लेकिन खबरों के दम पर स्टॉक्स में एक्शन भी भरपूर रहने वाला है। तो क्या है ट्रिगर्स और किन स्टॉक्स पर रखनी है नजर, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट आज मंडे मॉर्निंग क्या कहती है और ट्रिगर्स कौन से हैं आज? बड़ी न्यूज़ है, गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में आज मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया है जिसकी आज लिस्टिंग होगी और ये 10 दिन के लिए T2T में ट्रेड करेगी। एस्कॉर्ट्स है जिसमें कुबोटा का जो ओपन ऑफर है वो आज खत्म हो जाएगा। कोलगेट इंडिया है जहां पे बोर्ड मीटिंग है आज अंतरिम डिविडेंड पर। एक्स डेट है 2 कंपनियों के लिए जिसमें सेल है जिसका इंटरिम डिविडेंड 2.5 पर शेयर का है और गोल्डीमैन इंटरनेशनल है जहां पे स्टॉक स्प्लिट है फ्रॉम 10 to 2 का। न्यूज़ में आज सबसे पहले रुचि सोया का एफपीओ अपडेट है जिसमें दूसरे दिन एफपीओ 37% बढ़ा है और क्यूआईबी 41%, एनआईआई 26% और रिटेल 39%। खबर सबसे बड़ी जो है पीवीआर में है, जो आइनॉक्स रीजर के साथ मर्जर का करार किया गया है और अजय बिजली को मर्ज की गई एंटिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाएगा और पवन कुमार जैन जो बोर्ड के वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे और जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है वो आइनॉक्स के 10 शेयर्स के बदले पीवीआर के 3 शेयर्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही पीवीआर ने हैदराबाद में 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स खोले हैं और इसके साथ साउथ इंडिया में उनकी कुल स्क्रीन 300 लगभग 300 के पार हो चुकी है। भारती एयरटेल, वोडाफोन और इंडस टावर के लिए खबर है जिसमें इंडस टावर में कंपनी वोडाफोन ग्रुप से भारती एयरटेल खरीदेगी लगभग 4.57% हिस्सेदारी और ये 187.88 के भाव पर ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। भारती एयरटेल में एक और खबर है जिसमें अवादा केन शोरपुर प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी लगभग 7% हिस्सेदारी खरीदी है। इमामी कंपनी ने रैकेट हेल्थ केयर से डर्मिकूल जो ब्रांड है वो खरीद लिया है और ये लगभग 432 करोड़ में ये ब्रांड खरीदा गया है और पाउडर सेगमेंट में डर्मिकूल को खरीदने के बाद अब उनका मार्केट शेयर लगभग 20% हिस्सा है जिसमें डर्मिकूल का जो हिस्सा है। वेदांता में जो कैपेक्स का है जिसमें 11,000 करोड़ की क्षमता प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। उस 11,000 करोड़ में कैन ऑयल एंड गैस है जिसमें 5,200 करोड़ का कैपेक्स है। स्टील एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है जिसमें 2,600 करोड़ का कैपेक्स है और गेम्सबर्ग फेज 2 जिंक एक्सपेंशन है जिसमें 3,500 करोड़ का कैपेक्स है। डीएलएफ जिसमें गुरुग्राम गोवा में शॉपिंग मॉल के निर्माण पर 2,000 करोड़ कंपनी खर्च करेगी जिसमें गोवा में 5.75 लाख वर्ग फुट प्रीमियम मॉल बनाया जाएगा और गुरुग्राम में 25 लाख वर्ग फुट का एक मॉल बनाया जाएगा। L&T जिसमें कंपनी ने डिफेंस मंत्रालय से 887 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और भारतीय नौसेना के लिए 2 मल्टीपर्पज जहाज बनाने के लिए मिला है ये ऑर्डर। गेल जिसमें 31 मार्च को बोर्ड की बैठक है और बायबैक पर कंपनी विचार करेगी और रूस की कंपनी गैसप्रोम ने गेल से गैस की पेमेंट डॉलर की जगह यूरो में मांगी है। फार्मा स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा जिसमें कीमत नियंत्रण वाली दवाओं पर सरकार ने 10% कीमत बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है और इसके कारण अब अप्रैल से लगभग 800 दवाएं जिसी हैं जिसके दाम बढ़ जाएंगे। सागर सीमेंट जिसमें कंपनी पीआई अपॉर्चुनिटी फंड को 265 रुपए के भाव पर 1.32 करोड़ शेयर्स देगी और इससे लगभग 350 करोड़ जुटाए जाएंगे और इस एक्विजिशन और इतने शेयर्स खरीदने के बाद जो पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड है उसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 10.10% हो जाएगी।
ओके, चलिए, तो ये रही लिस्ट उन स्टॉक्स की जिसमें खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा। आपको भी यहां पर नजर रखना है जरूरी। शुक्रिया अरमान वो पूरी डिटेल रखने के लिए। चलिए आप जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग आज अदानी पोर्ट खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 725 रुपए का। यहां पर इनकी तरफ से टारगेट है 780 का। आन राठी सिक्योरिटीज की सलाह है कि आप सन टीवी खरीद कर चलें। 505 का टारगेट ये सुझा रहे हैं और स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको 455 रुपए के पास लगाना है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के लिए जो बाजार में एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स कौन से स्टॉक्स पर आज पैसे लगा के होगी बेहतरीन कमाई। बात करने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आज कहां आपको कमाई के मौके दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए बाजार में इस सप्ताह मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो एक वॉलेटिलिटी के चलते कहीं ना कहीं दोनों साइड के ही मूव देखने को मिलेंगे। तो अभी अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड के लिए निफ्टी में खरीदारी करके चला जा सकता है 17,050 के स्टॉप लॉस से 17,250 17,300। तो एक ब्रॉडर रेंज है वो अभी भी इंटैक्ट है 17,000 से लेकर 17,450 की। इसी के रेंज में हमें निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आना चाहिए। वहीं आज के लिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। फार्मास्यूटिकल स्पेस से बायोकॉन इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी 344 के स्टॉप लॉस से 360 के टारगेट्स के लिए। वहीं जो दूसरा स्टॉक होगा डेल्टा कॉप, काफी स्ट्रॉन्ग मूव हमने पिछले सप्ताह आते हुए देखने को मिला था। यहाँ पे भी खरीद के चल सकते हैं। मोमेंटम प्ले 314 का स्टॉप लॉस होगा, 332 के टारगेट्स होंगे। नीलेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि निफ्टी के साथ साथ बायोकॉन और डेल्टा कॉप यहां पर आज कमाई का मौका हमारे दर्शकों को मिलने वाला है। कमोडिटी बाजार में आज के लिए रणनीति रखते हैं आपके सामने। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा की रिकमेंडेशन है कि सोना एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा 51,700 के पास मिले तो खरीदना चाहिए। 52,200 तक ये जाता देख रहे हैं। 51,450 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। चांदी में खरीद की रिकमेंडेशन है मई वायदा 68,500 के पास 69,800 के टारगेट के लिए। और कच्चा तेल एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा खरीदने की सलाह 8,550 के पास 8,850 के अपसाइड टारगेट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन स्टॉक्स में एफआईआर ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है आज रिपोर्ट। जेपी मॉर्गन वेदांता पर ओवरवेट आउटलुक है इनका और इन्होंने लक्ष्य 465 कर दिया है। इसके अलावा अगली रिकमेंडेशन सीएलएसए की तरफ से निकल कर आ रही है एम्बेसी आरईआईटी में। यहां पर खरीद की रिकमेंडेशन है 413 के लक्ष्य के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।